हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज बात करेंगे रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का। सेट नंबर 50 है। 28 मई 2019 को शिफ्ट थर्ड के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चंस को अपन सेट नंबर 50 के अंदर कवर करने वाले। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। किस मानव अंग का वजन लगभग 1.4 किग्रा या बोले तो 1400 ग्राम और प्रति मिनट 0.85 लीटर रक्त इससे होकर बहता है। ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन अपने पास में। हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया। किसका वेट है वो 1400 ग्राम होता है। और तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेन, मस्तिष्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का गाइस जो वजन होता है वो होता है 1400 ग्राम होता है। जो टोटल ह्यूमन वेट, जो मनुष्य का जो टोटल वजन होता है उसका गाइस अप्रॉक्सीमेट 2% होता है। कितना होता है? 2% होता है। इसमें से प्रति मिनट कितना ब्लड निकलता है, पास होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 0.85 लीटर। आपका इस वजन का अपने को पता चल गया। ये जो ब्रेन है ये किस किस से मिलके बने हुए होता है इसके बारे में अपन देख लेते हैं गाइज। ये जो ब्रेन है 3 पार्ट से मिलके बने हुए होता है। पहले पार्ट को सेरेब्रम बोला जाता है, दूसरे पार्ट को बोला जाता है ब्रेन स्टेम और तीसरे पार्ट को बोला जाता है सेरेबेलम, BELLUM। तो जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम। ओके गाइज, ये किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है? ये जो ब्रेन के तीनों पार्ट है ये तीनों पार्ट किसके द्वारा प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो अपने जो स्कल खोपड़ी होती है, स्कल की बोन से, स्कल बोन से प्रोटेक्टेड होता है। इसका वजन हो गया। अब गाइज इसका जो वॉल्यूम पूछ लिया जाए, आयतन कितना होता है, तो गाइज इसका जो आयतन होता है वो अप्रॉक्सीमेट 1260 सेंटीमीटर क्यूब होता है। किसके अंदर गाइज? मैन के अंदर। और अप्रॉक्सीमेट 1130 होता है ये सेंटीमीटर क्यूब किसके अंदर? फीमेल के अंदर। ये इससे 100-200 ज़्यादा भी हो सकता है। ये जैसे कि ये 1100 से लेके 1400 ग्राम होता है। ये सेमी क्यूब होता है। वॉल्यूम बताया मैंने, यहाँ पे आयतन बताया। नेक्स्ट बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द ह्यूमन ईयर्स नॉर्मल ऑडिबल रेंज? यानी जो सर्वे तरंगों की रेंज पूछी गई है, मानव कान की सामान्य सर्वे सीमा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्वे सीमा पूछी गई है आपसे गाइज, इसका आंसर क्या बनेगा देख लीजिएगा। यहाँ पे सर्वे रेंज पूछी गई है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। आप इसको ऑडिबल रेंज बोल सकते हो या सर्वे तरंग हिंदी के अंदर बोल सकते हो। गाइज 3 चीज़ें बताऊँगा, तीनों इंपॉर्टेंट होती है। एक रेंज होती है 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। एक रेंज होती है गाइज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज और एक रेंज होती है गाइज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश के अंदर बोल देते अपन इंफ्रारेड। इसको अपन बोल देते ये ऑडिबल रेंज। और गाइज ये जो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज है इसको बोल दिया जाता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं कि पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो गाइज यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क। पोलियो के टीके की खोज की गई थी जॉन साल्क के द्वारा। और लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी। या दूसरी भाषा में अपन कहता हूँ, एक तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। एक गाइज जो दूध का पास्चराइजेशन है वो किसने दिया था? लुई पास्चर ने। दूध के पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? दूध को आप कुछ टेम्परेचर पर गर्म करके उसको स्टेबल कर दीजिएगा, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको नष्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो दूध का पास्चराइजेशन कहलाता है दूध को स्टेबल करना किसी टेम्परेचर पे अपन गर्म करिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं गाइज। तो पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन साल्क ने और रेबीज के टीके की खोज की गई थी किसके द्वारा? लुई पास्चर। यदि 2 संख्या जिनका मस है इतना है और वे इस अनुपात में तो उनका अंतर ज्ञात कीजिएगा। अंतर अपने को गाइज यहाँ पे बताना है, देख लेते हैं। HCF 9 है तो गाइज पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या में 5 गुणा 9 रख दूँ और दूसरी संख्या में 7 गुणा 9 रख सकता हूँ आराम से। और इनका रेशियो मेरे पास में 5:9 हो रहा है, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या है? तो गाइज कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 5 और 7 का 2 डिफरेंस आ गया और इसको डायरेक्ट आप HCF से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा। 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि आप ओपन करोगे तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 5 अक्स, ये हो जाएगी 7 अक्स। यानी दोनों में से क्या है? अक्स कॉमन आ रहा है, यानी इन दोनों का जो HCF है गाइज वो कितना आ रहा है? अक्स। और अपने पास में HCF आ रहा है 9, इसलिए अक्स की वैल्यू आ गई 9। तो पहली संख्या होगी 5 गुणा 9 और दूसरी संख्या होगी आपकी 7 गुणा 9। आपको डिफरेंस निकालना है तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 7 गुणा 9 माइनस 5 गुणा 9,
तो 9 आपका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे -5, तो 7 में से 5 गए 2। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेयर इज द कान्हा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? कान्हा रिजर्व है, ये जो टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? कान्हा, पन्ना, पेंच ये सभी एक ही जगह है, तो आंसर हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश। कान्हा हो गए, पन्ना, पेंच, माधव ये सब कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? श्री घर से स्कूल जाने के लिए पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, तो भाई ये होगी पूर्व डायरेक्शन, इस पे 4 किलोमीटर चलता है। वह क्रम से 3 बार दाएं मुड़ता है, तो गाइज ये पहली बार दाएं मुड़ गया, ये दूसरी बार दाएं मुड़ गया और ये तीसरी बार दाएं मुड़ गया। वह क्रम से 3 बार दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता। अब ये जो 3 बार दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बताइएगा। गाइज देखिएगा, ये 4 किलोमीटर चला, तो मैं इसको क्यों ना बराबर ही चला दूँ, क्योंकि अपने को कुछ नहीं दे रहेगा। ये पहला राउंड, ये दूसरा और ये तीसरा मोड़, और ये 6 किलोमीटर चला गया। और ये दूरी कितनी है जिसकी? 4 किलोमीटर, और ये चल गया यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच दूरी कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर। ये टोटल 6 है और ये 4 होगी, तो 6 - 4 यानी 2। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है गाइज, ये पहला मोड़ हो गया, ये दूसरा मोड़ हो गया और ये तीसरा मोड़ हो गया। तो 3 बार दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और आयोडीन। सबसे सूक्ष्म या माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आयोडीन है माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी के अंदर आता है। आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन किस के अंदर आता है? पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 17 के अंदर आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ग्रुप नंबर 17, जिसको हेलोजन ग्रुप भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हल्का पदार्थ है? सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? देखिए ऑप्शन में से गाइज आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एरोग्राफिन। एरोग्राफिन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। गाइज ये ग्राफिन टर्म्स है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है सेमीकंडक्टर के अंदर काम आने वाली। आज देखिएगा, आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम नाम सुना है, सिलिकॉन जर्मेनियम नाम सुना है, लेकिन इनसे भी हल्का मटेरियल अब उपलब्ध होने लग गया। हल्का मटेरियल तो साथ साथ में उसकी जो चालकता है वो भी इनके सिलिकॉन जर्मेनियम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो आगे आने वाले दिनों में जो डिवाइसेज की साइज और छोटी होती जा रही है, उनमें सिलिकॉन जर्मेनियम की अपेक्षा ग्रेफाइन यूज में लिया जाने वाला है, और ग्रेफाइन भी विद्युत का चालक होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो सबसे हल्का पदार्थ है एरोग्राफिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ध्यान देना है, ग्राफिन टर्म्स है, ग्रेफाइट मत कर देना। यहाँ पे ग्रेफाइट है और यहाँ पे ग्राफिन है, तो ग्राफिन है वो सबसे हल्का मटेरियल है पृथ्वी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? कथन निष्कर्ष से संबंधित है, देख लेते हैं कथन क्या कहते हैं। ये कहता है कि कोई भी कार गेंद नहीं है। ये तो होगी गाइस कार, तो कोई भी नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, कोई भी कार गेंद नहीं है। कोई मेज गेंद नहीं है, यहाँ पे मैं इसको मेज बना देता हूँ, कोई भी मेज गेंद नहीं है। कोई कार मेज नहीं है, देखिए कार और मेज एक से दूसरे से दूर दूर है, तो इसको मैं डॉट में कर देता हूँ। नेक्स्ट कहता है सभी मेजें कार हैं, तो सभी तो है ही नहीं, सभी मेज तो कार है ही नहीं, दूसरा भी गलत, तो दोनों गलत हो गए अपने पास में। देखिएगा कोई कार मेज नहीं है, कार और मेज है दूर दूर है, हो भी सकती भी नहीं हो सकती, ये डाउट के अंदर है गाइज, इसको आप डायरेक्टली गलत नहीं कर सकते, ये डाउट के अंदर है, क्योंकि ये डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता था, गेंद मेज नहीं है, लेकिन ये डायग्राम यहाँ पे भी तो हो सकता था, इस तरीके से भी तो मेज बन सकती थी, इस तरीके से भी तो मेज बन सकती थी, तो यानी ये डाउट के अंदर है। और ये सभी मेजें कार है, ये भी डाउट के अंदर है, दोनों डाउट क्लियर नहीं हुए, तो आंसर हो जाएगा नीदर नॉर। दोनों डाउट क्लियर कब होते गाइज? देखिएगा दोनों डाउट क्लियर तब होते हैं, यहाँ पे कार है, यहाँ पे मेज है, यहाँ पे मेज है, यहाँ पे कार है, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, यानी इसमें भी कार स्टेटमेंट, इसमें भी मेज मेज होना चाहिए। एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव नहीं था, इसमें यदि गाइज सभी की जगह कुछ हो जाता है, यहाँ पे सभी की जगह कुछ हो जाता, तब अपने दोनों डाउट है वो किस में हो जाते हैं, या तो 1 या 2, इधर और में कन्वर्ट हो जाता अपना स्टेटमेंट। यदि इसकी जगह सभी की जगह कुछ होता या कोई होता, तो अपना स्टेटमेंट क्या होता, या तो 1 या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? EPCH की फुल फॉर्म देख लीजिएगा,
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है गाइज। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑब्वियसली मोदी जी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिएगा। बेलन का आयतन दिया जाता है पाई आर स्क्वायर एच से। बेलन का आयतन हो गया गाइज पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी त्रिज्या 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है। गाइज वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आर मान लेते हैं, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या की 1/3। मैंने कुछ नहीं किया। और ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दुगुनी है, और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 2r, ऊंचाई होगी 2r। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया जाता है पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होगी गाइज 1386। यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूँ तो गाइज आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1386 अपन में पाई की जगह 22/7 रख दिया। 11 भाग गया 2 बार, 11 एकम 11 और 2 28, 11 दूनी 22, 6 11 6 66, 2 का भाग चला जाएगा 63। तो 63 × 7 आर स्क्वायर की जगह हो गया 63 × 7। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 × 7 × 7, 9 7 63 होता है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 9 की जगह 3 आ जाएगा, 2 बार 7 है तो 7 हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ गई 21। आर की वैल्यू 21 हो गई तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 21/3, यानी आर की वैल्यू हो गई 7। और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2r, यानी 2 × 7 यानी 14 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं 22/7 आर स्क्वायर का मतलब है 7 × 7 × एच की जगह कितना रखूँ मैं? एच की जगह रख देता हूँ मैं 14। ओके, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 7 98 हो गया, 98 × 22। 98 को 22 से मल्टीप्लाइड करना है, कर लेते हैं गाइज। 8 दूनी 16 असल रहेगी 1, 8 दूनी 16 असल 1 हो गया। तो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 18 और 16 कितना हो गया? 16 दूनी 32 से 2 34, 34 से 1 35, असल लगी 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 2 1 5 6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर 2 फॉर्मूला का अपने यूज में लिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप दोबारा से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है, दोबारा से देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। किसी कोटू भाषा के अंदर इसका अभिप्राय यह है, इसका अभिप्राय यह है, इसका यह है, तो उसी शब्द में सी एंड एप्पल्स का मतलब क्या होगा? देखिए गाइज, सी कहाँ पे कॉमन देखने को मिल रहा है? ये तो रहा सी। ओके गाइज, सी यहाँ पे रहा। ओके गाइज, एप्पल्स यहाँ पे कॉमन रहा। एंड है क्या? एंड तो कहीं है ही नहीं। देखिएगा इसमें, देखिएगा गाइज एंड है क्या? इसमें देखिएगा एप्पल्स भी यहाँ पे भी है, ठीक है, यानी इसमें और इसमें एप्पल्स देखने को मिल रहे हैं अपने को। इसमें और इसमें तो एप्पल्स देखने को मिल रहे हैं, और इसमें सी देखने को मिल रहा है अपने को। तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है कि पहले तो सी का देख लेते हैं, सी का देख लेते हैं गाइज। यानी इसमें और इसमें सी कॉमन है, सी कॉमन है तो कुछ इसका हिस्सा भी कॉमन होना चाहिए। देखिएगा QKEW है तो KEW लिख देता हूँ, और कुछ है क्या? टेपो भी नहीं है, QA भी नहीं है, तो सी का अपने को सीधा सीधा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल का देख लेते हैं गाइज, एप्पल का कोड, एप्पल यहाँ पे कॉमन है और एप्पल इसमें है, तो इन दोनों में यानी इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखिएगा एक तो डेको कॉमन आ रहा है, तो एप्पल की जगह मैं डेको रख दूँ। ओके, कुछ आ रहा है क्या? और कुछ नहीं आ रहा। अब गाइज एक टर्म्स एंड बच गई, इसमें एंड है, तो एंड इसमें कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं है। तो एंड की जो ट्रिक देखो तो उसको आप क्या रखोगे? इसमें देखिएगा एंड कहीं पे देखने को मिल रहा है क्या? कहीं पे नहीं मिल रहा, तो आप इसको ऐसा कैसा रख दीजिएगा, क्यू और डेको। एंड कहीं पे है ही नहीं, यानी जो एंड वाला पोर्शन है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा ये। अपने को मन से लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखिए विकल्प में से असंगत को अपने को चुनना है, तो असंगत को चुनना है तो देख लीजिएगा सभी के सभी क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। ठीक है, गैप देख लीजिएगा, 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है, और यहाँ पे 7 से 6 का गैप है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गैप के अकॉर्डिंग है, सब में 4 का गैप था, बाकी इसके अंदर 6 का गैप था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है। पहले दिन कितना बिका गाइज? 2/5 बिक गया, तो कितना शेष बच गया गाइज? 1 - 2/5 यानी 5 में से दोगे 3/5 बच गया।
पहले दिन 2/5 बच गया, बिक गया, तो शेष बच गया 3/5, और शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक जाते हैं, तो दूसरे दिन कितना बिका गाइज, 3/5 का कर दीजिएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 3 3 9/20 भाग, ठीक है। और 20 भाग बिक गया तो शेष कितना बचा गाइज, 3/5 में से 9/20 घटा दीजिएगा, 3/5 माइनस 9/20, एलसीएम आ गया 20, 5 का गया 4, 4 3 12 माइनस 9 यानी 9, 3/20, 3/20 भाग बच गया। अभी भी 75 नेटबुक शेष है, अपन कह रहे हैं कि 3/20 शेष है और ये कह रहा है कि 75, तो 3/20 इक्वल टू 75, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 20 अपन में 3 का भाग है इसके अंदर 25, 25 दूना 50, 500 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है एक बार दोबारा से देख लीजिएगा गाइज। स्टार्टिंग के अंदर एक ली, एक में से 2/5 पहले दिन बिक गई, ये पहले दिन बिक गई, तो इसमें से मैं एक में से 2/5 घटाऊँ तो शेष बच गई मेरे पास में 3/5। दूसरे दिन शेष का 3/4 भाग दूसरे दिन बिका, तो 3/4 का 3/5 का गया 3/4 यानी 9/20 बिक गया। शेष कितना बचा, 3/5 में से 9/20 मैंने घटाया तो शेष बचा 3/20। अब मेरे पास में 3/20 शेष बचा और ये कह रहा है कि 75 शेष बच रहा है, तो 3/20 को मैंने कर दिया 75 के इक्वल, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाली मैंने सॉल्व करके 500। तो क्वेश्चन का सिंपल सा है बट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 को क्या करना है सॉल्व, आप कर लीजिएगा इसको, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं कि ऊर्जा के वे सोर्स जो बहुत लंबे समय से प्रकृति में संचित है, जिन्हें समाप्त होने पर शीघ्र प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, उनको क्या कहते हैं। देखिएगा गाइस, प्रकृति में कुछ सोर्स है जैसे कि कोयला हो गया, कुछ समय के बाद में वो खत्म हो जाएगा तो उनको अपन जल्दी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कोयला वगैरह होता है, जो ईंधन मिल रहा है पृथ्वी के धरातल से, उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप गैर नवीनीकरण ऊर्जा सोर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नवीनीकरण वो हो जाता है गाइस जिनको अपन फिर से प्राप्त कर सकते हैं, और ये रिन्यूएबल सोर्स है जो भी अपना सोलर हो गया वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों से मसूड़ों से खून आना शामिल होता है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। देखिए गाइस, अभी जो स्कर्वी रोग है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसकी पूर्ति के लिए कौन से फल फ्रूट्स खाने चाहिए, स्पेशली जो खट्टे हैं उनको खाना चाहिए। खट्टे के मतलब जैसे कि आप नींबू का सेवन कर लीजिएगा, या आप जैसे कि ऑरेंज हो गए, संतरा वगैरह हो गए, इनका सेवन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि पौधों के उत्तकों के प्रमुख प्रकारों में पाए जाने वाले पादप कोशिकाओं का प्रकार है। पादप कोशिकाओं का प्रकार बताना है यहाँ पे। टाइप ऑफ प्लांट सेल्स होता है फाउंड मेजर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज। आंसर हो जाएगा इसका सभी के सभी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों के उत्तक में प्रमुख प्रकारों में पाए जाने वाले पादप कोशिकाओं का प्रकार है डर्मल, ग्राउंड, वस्कुलर। शेप टाइप किस प्रकार की है, तो आंसर हो जाएगा सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 19, घूमर पारंपरिक एवं उत्साहपूर्वक लोक नृत्य कहाँ का है। घूमर ऑब्वियसली राजस्थान का प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। गुजरात का गरबा हो गया, राजस्थान का घूमर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। कौन सा ऐसा इकाई में मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक कौन सा होगा गाइज, मोल का प्रतीक हो जाएगा पदार्थ की मात्रा को रिप्रेजेंट किया जाता है मोल के अंदर। मोल किसकी इकाई है गाइज, पदार्थ की मात्रा, और मोल भी एक ऐसा इकाई है, ऐसा यूनिट है, और वो भी कौन सी है गाइज, फंडामेंटल है। फंडामेंटल कौन सी है गाइज, फंडामेंटल आपको पता होगा जैसे कि मीटर हो गई, किग्रा हो गई, सेकेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर का हो गया, उसके बाद में करंट का हो गया, उसके बाद में आप किसका देखोगे, करंट का नहीं, ये हो गया टेम्परेचर हो गया, और उसके बाद में देखोगे पदार्थ की मात्रा का देखोगे मोल हो गया, और लिमिनेस इंटेंसिटी का आप देखोगे कैंडला हो गया। टोटल 7 है फंडामेंटल इकाई है, जिनमें से पदार्थ की मात्रा मोल भी शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चयन कीजिएगा इनका। पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसी प्रकार से चंद्रमा किसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। मंगल बृहस्पति चक्कर नहीं लगाते एक दूसरे के, सूर्य आकाशगंगा नहीं है, ब्रह्मांड अंतरिक्ष नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अपना फिट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दो रेलगाड़ियाँ पहले स्टेशन से पी से क्यों, दो रेलगाड़ियाँ एक साथ पहली स्टेशन पी से क्यों तक और दूसरी क्यू से पी तक जाने में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। यदि वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं, कितने घंटे के बाद मिलती है, वो 12 घंटे के बाद मिलती है, उनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 12 घंटे के बाद मिलती है, ठीक है गाइज। अब देखिएगा
एक ट्रेन इधर से चलती है, एक ट्रेन इधर से चलती है। पहले की स्पीड 80 kmph है और दूसरे की स्पीड है गाइज 95 kmph। एक दूसरे की तरफ ही चल रहे हैं ना, पी से क्यू से पी चलना शुरू करती है और वे 12 घंटे के बाद मिलती है। उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर बताइएगा। दूरी का अंतर बताना है आपको, अंतर पूछा गया है। देखिएगा गाइज, सिंपल सी बात है, 12 घंटे में ये कितनी दूरी चलेगी, 12 घंटे में ये कितनी दूरी चलेगी, ये तो कितनी दूरी चलेगी 12 गुणा 95, और ये 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 12 गुणा 80। और अपने से क्वेश्चन पूछा कि दोनों का अंतर ज्ञात कीजिएगा, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। 12 कॉमन आ गया, 95 माइनस 80, तो 12 इंटू 95 में से 80 गएगा तो 15, और 15 इंटू 12 180। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछा गया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड क्यों किया, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, तो इनकी चाल 80 है और समय ले रहा है 12 घंटे, तो दूरी इसने तय की 12 इंटू 80। इसकी चाल है 95, समय लिया इसने 12, तो इसने तय की दूरी 12 इंटू 95। दोनों का अंतर मैंने निकाल दिया, आंसर हो जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 23, यदि दो संख्याओं का योगफल इतना है और वर्गों का योगफल इतना है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। गुणनफल यहाँ पे अपने को बताना है, देख लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल यानी दो संख्या x प्लस वाई है, उनका योगफल हो गया 13। उनका वर्गों का योगफल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया गाइस 97। गुणनफल बताना है आपको, x इंटू वाई की वैल्यू बतानी है। तो इसका मैं होल स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 13 का स्क्वायर कर दूँ 169। इसकी जगह मैं वैल्यू रख दूँगा 97 प्लस 2xy इक्वल टू 169। तो 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 69 और 3 और जोड़ दूँ तो 72 हो जाएगा। तो xy की वैल्यू हो जाएगी 36। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। मवेशियों में मेड का रोग किस वजह से होता है, तो गाइस मवेशियों के अंदर ये रोग होता है मांस और हड्डीयुक्त भोजन करने से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो गाइस मेड का रोग है ये इंसान को भी पागल कर देता है। इंसान को पागल इसलिए कर देता है यदि कोई मीट वगैरह खाता है, इंसान मीट खाता है जानवरों का, और वैसे जानवरों का जिनके अंदर पहले से ये डिजीज़ होती है, अगर इंसान भी ग्रहण करे तो उसका दिमाग भी ब्लॉक हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मवेशी जो मेड का रोग है किस वजह से होता है, तो मांस और हड्डीयुक्त भोजन करने से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं, एक लड़के ने अपने घर से होटल जाने के लिए उत्तर की ओर चलना शुरू किया, उत्तर की ओर चलना शुरू किया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और होटल पहुंच गया। ये होटल हो गया और ये यहाँ से चलना शुरू किया, ये डायरेक्शन हो गई। होटल किस दिशा की ओर स्थित है, तो होटल की डायरेक्शन ये हो गई, इसका मतलब ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो उत्तर पूर्व। ठीक है, तो होटल किस दिशा की ओर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कैसे हुआ क्वेश्चन, एक लड़के ने अपने घर से होटल जाने के लिए उत्तर की ओर चलना शुरू किया। उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, बिल्कुल सही है, नॉर्थवर्ड उत्तर की ओर चलना शुरू किया, फिर वह दाएं मुड़ा, दाहिनी तरफ मुड़ गया, ओके कोई दिक्कत नहीं, और फिर बाएं मुड़कर यहाँ से बाएं मुड़ा, यानी ये इधर चला गया, होटल पहुँच गया, यहाँ पे होटल आ गई इसकी। होटल किस दिशा की ओर स्थित है, तो ऑब्वियसली गाइस उत्तर पूर्व में, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। ठीक है, विच डायरेक्शन इज होटल फेसिंग, तो आंसर हो जाएगा अपना उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते हैं, निम्न में से किस तत्व में श्रृंखलांक का गुण होता है। देखिए गाइस इंपॉर्टेंट है, और ये जो श्रृंखलांक का गुण है ये ओनली कैटेनेशन का गुण है, ओनली कार्बन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। आंसर हो जाएगा अपना, इसके अंदर क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसी के अंदर एक चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कार्बन है, इसके 4 है, यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ गया, ओके इससे कार्बन जुड़ गया, इससे कार्बन जुड़ गया, तो यानी ओनली इसी के अंदर एक ये जो चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है कार्बन के अंदर, श्रृंखलांक का मतलब सीरीज या चेन बनाने की प्रॉपर्टी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बन। कार्बन का मतलब हो गया 6, कार्बन 12, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गाइस उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। अगर नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री तो दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि पहले नित्यानंद स्वामी तो दूसरे भगत सिंह कोश्यारी, और भगत सिंह कोश्यारी कौन है, एट प्रेजेंट अपन बात करें तो महाराष्ट्र के गवर्नर है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी वो दूसरे नंबर के सीएम रह चुके हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड के अब तक टोटल 8 सीएम रह चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकल के अलग हुआ है गाइज, और उत्तराखंड 2000 अंक के अंदर
9 नवंबर 2000 के अंदर अपना अलग स्टेट बनाया। और स्टार्टिंग के अंदर इसका जो नाम था वो उत्तरांचल था, और उसके बाद में उसका नाम पड़ा उत्तराखंड, और उत्तराखंड नाम पड़ा इसका 2008 के अंदर। अगर पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी है तो पहले राज्यपाल कौन है? तो पहले राज्यपाल है सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला है पहले राज्यपाल। तो पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, पहले मुख्यमंत्री कौन हो गए? नित्यानंद स्वामी। और एट प्रेजेंट की बात कर लेते हैं अपन। तो एट प्रेजेंट कौन है गाइज? एट प्रेजेंट है त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और एट प्रेजेंट जो राज्यपाल है वह है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके अंदर विधानसभा सीटें 71 है, राज्यसभा सीट 3 है, और जो लोकसभा सीट है वो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। इसमें इसका वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना गाइज, इसको के इक्वल रख दीजिएगा। चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा। पी की जगह मैं रख देता हूँ गाइज के इंटू बी माइनस सी, ओके गाइज, प्लस क्यू की जगह मैं रख देता हूँ के इंटू सी माइनस ए। सबको मैंने के इक्वल कर दिया था इसलिए। और आर की जगह मैं रख दूँगा गाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना ये, तो के इंटू ए माइनस बी। के में सबका बाहर ले लो तो हो गया बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी के। और इन सबको गाइज मैं ऐड करूँगा तो 0 आएगा। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, 0, तो आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो ऑब्वियसली अकबर बीरबल की कहानी पर चल देते हैं, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर किसका बेटा था? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। ओके गाइज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहते हैं? 3 नल है, टैंक को भर सकते हैं। ये हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, देखिएगा क्वेश्चन को। गाइज 3 नल है आपके पास में और तीनों टंकी को भर सकते हैं इस समय के अंदर। ये यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है। नल ए हर समय खुला रहता है गाइज, ए पूरे टाइम खुला रहता है, ठीक है, ए खुला रहता है हर टाइम। और बी और सी को बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है गाइज। पहले बी को खोल दिया, फिर सी को खोल दिया, फिर से बी को खोल दिया, फिर से सी को खोल दिया, इस तरीके से। और ए पूरे टाइम खुला रहता है। ये कंडीशन आपको समझनी है। नल ए हर समय खुला रहता है और नलों बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। कितने घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी? तो देख लेते गाइज, ए 12, बी 15 और सी 20। एलसीएम आ गया 60, एफिशिएंसी हो जाएगी 12 5 60, 15 चौके 60 और 20 3 60 एफिशिएंसी आ गई। गाइज पहले मैं ए और बी को ले लेता हूँ। पहले बी को खोला गया तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है गाइज? 5 और 4 9। उसके बाद में गाइज ए और सी आता है। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और सी की एफिशिएंसी है 5 और 3 8। ओके गाइज, अब देखिए गाइज मेरे को टोटल 60 वर्क करना है। तो देखिए गाइज 9 और 8 17 वर्क कितने घंटे में हुआ? 17 वर्क, यानी 9 और 8 17 वर्क कितने घंटे में हुआ? 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, 2 घंटे में। इसके नज़दीक पहुँचते हैं तो मैं 3 से मल्टीप्लाइड करूँ तो 17 थी 51 घंटे, और यहाँ पे 3 दूनी 6 घंटे लग चुके। ठीक है गाइज, अब गाइज 6 घंटे लग चुके, कितना शेष बचा? 60 था, 60 में से 51 भाग हो चुका, 9 भाग बच गया। अब ये जो 9 भाग बचा ये फिर से इसका नंबर आएगा और इसकी एफिशिएंसी 9 है, तो इस 9 भाग को ये 1 घंटे में कर देगा। तो 6 घंटे तो ये लग गए और 1 घंटा वापस ये लग जाएगा, टोटल 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, साइकिल समझनी है आपको। 9 और 8 यहाँ पे 1 घंटा लगा, यहाँ पे 2 घंटा लगा, तो यहाँ पे मैंने 9 और 8 17 हुआ 2 घंटे में कंप्लीट। मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड कर दिए इसके पास में पहुँचने के लिए। 17 थी 51 भाग हो गए 6 घंटे के अंदर। 60 में से 51 भाग गया, 9 भाग बच गया, 9 भाग ये अकेले इस पीरियड में यानी 1 घंटे में कर देंगे। इनकी एफिशिएंसी ही 9 है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाकी आगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।